बच्चों अब हम करेंगे अपने 2 नंबर के क्वेश्चंस किसके, लेजर एंड ऑप्टिकल फाइबर दोनों के। और उसके बाद हम इस वीडियो में देखेंगे सबके न्यूमेरिकल्स, लेजर और ऑप्टिकल फाइबर दोनों के मिक्स न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले क्या देख लेते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन। देखिए क्या है बच्चों, इससे बाहर नहीं आएंगे 2 नंबर के क्वेश्चन शायद, है ना बच्चों। ये सारे के सारे सिलेबस को कवर करने वाले क्वेश्चन हैं। सबसे पहले क्या क्वेश्चन है, व्हाट द प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर, यानी कि लेजर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो लिखनी है। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है बच्चों, हमने तो पहले ही पढ़ ली है। मोनोक्रोमेटिक होती है, हाईली कोहेरेंट होती है लाइट, है ना बच्चों, यूनिडायरेक्शनल होती है, यही तो पढ़ी थी हमने प्रॉपर्टी। भाई यूनिडायरेक्शनल का मतलब एक ही डायरेक्शन में जाने वाली वेव बिल्कुल जाती है। हाईली मोनोक्रोमेटिक होती है, हाईली लिखा रहेगा बच्चों, जहां भी लिखा रहेगा ज्यादातर हाईली। क्यों, क्योंकि लेजर में ये बहुत हाई प्रॉपर्टी ऑब्जर्व होती है। कोई भी प्रॉपर्टी जैसा कि मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक मतलब हाईली का मतलब क्या हुआ, यानी कि एक ही कलर होगा उसमें, मिक्सिंग ऑफ कलर नहीं होगी। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है बच्चों, मोनो मतलब सिंगल, क्रोमेटिक मतलब कलर। सिंपल है बच्चों, बिल्कुल। आगे देख लिए दूसरी प्रॉपर्टी यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाने वाली। और इसका दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं बच्चों, दूसरा नाम लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोअर डाइवर्जेंस, यानी कि इसमें डाइवर्जेंस बहुत ही कम होगा। जिस चीज में डाइवर्जेंस बहुत ही कम होगा, डाइवर्जेंस क्या होता है बच्चों, फैलाव, वो क्या होगी, यूनिडायरेक्शनल होगी। दो प्रॉपर्टी होगी। तीसरा क्या बच्चों, हाईली कोहेरेंट। कोहेरेंट क्या होती है बच्चों, कोहेरेंट कौन से सोर्स होते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, एम्पलीट्यूड सेम हो, फेज सेम हो, है ना, ये सेम ही होते हैं इसमें यहाँ पर। और बच्चों अगर ये तीनों प्रॉपर्टी किसी में एग्जिस्ट करती है तो ऑब्वियसली वो हाईली इंटेंस होगी, चीज जो भी बनेगी वो लेजर हाईली इंटेंस होती है। चलो भाई, तीनों हो गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाते हैं। देखो बच्चों रेड कलर से जो भी मैंने इंपॉर्टेंट लिख रखा है वो इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि वही करने हैं फिर इंपॉर्टेंट ही। अगर कोई बच्चा जल्दी में है और नहीं करना चाह रहा सारे क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट तो जरूरी करने हैं। चलो भाई, क्या है डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। हमने डिफरेंस लेजर के बेसिक में समझ लिया था, है ना बच्चों। क्या क्या डिफरेंस होते हैं यहाँ पर देखो। स्पॉन्टेनियस एमिशन में क्या होता है बच्चों, स्पॉन्टेनियस एमिशन में जो हमारे इलेक्ट्रॉन नीचे गिरते हैं, जो फोटोन छोड़ते हैं, वो स्पॉन्टेनियसली गिरते हैं। स्पॉन्टेनियसली का मतलब जो फोटोन निकलते हैं उसमें कोई भी रिलेशन नहीं होता आपस में, यानी कि रिलेशन मतलब ना तो वो फेस में होते हैं कि ना एम्पलीट्यूड सेम होता, ना फ्रीक्वेंसी सेम होती, ज्यादातर ये देखा गया है। तो बच्चे उससे क्या होगा, उससे ये होगा उनके बीच में कोई भी फेस रिलेशन नहीं होगा। फेस रिलेशन नहीं होगा तो लेजर नहीं बनेगी। भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां से हो जाएगा अगर फेस रिलेशन नहीं है, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज बच्चों, अगर फेस रिलेशन नहीं है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, भाई कोहेरेंट नहीं है वो सोर्स, यानी कि वो जो जो फोटोन निकल रहे हैं कोहेरेंट नहीं है, तो इसका नाम ही दूसरा लिख दिया, क्या होगा, नॉन कोहेरेंट होंगे। प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्चों, हमने भी बहुत अच्छे से फाइंड कर ली थी स्पॉन्टेनियस एमिशन की प्रोबेबिलिटी। बच्चों स्पॉन्टेनियस है तो एनर्जी पर डिपेंडेंसी तो है नहीं यहाँ पर। तो कौन से एटम गिर रहे हैं, N2 वाले नीचे गिर रहे हैं, तो किस पे डिपेंडेंसी आएगी, केवल N2 पे, ये रहा। और आइंस्टीन कोएफिशिएंट क्या आएगा, A21, ये भी जान लिया था हमने स्पॉन्टेनियस के लिए A21 क्यों आता है। बस सिंपल हो गई। अब बच्चों अगर ये सारी प्रॉपर्टी है इसमें तो लेजर को ही बनाएगा ये, बिल्कुल नहीं बनाने का। तो ये क्या करता है बच्चों, डिसफेवर करता है लेजर का, सिंपल बात है। अब बिल्कुल अपोजिट प्रॉपर्टी कौन रखेगा, स्टिमुलेटेड एमिशन बिल्कुल अपोजिट प्रॉपर्टी रखेगा। देखो कैसे, भाई ये अगर पता है तुम्हें तो इसका अपोजिट यही तो है। क्या है इसका अपोजिट, इसमें जो फोटोन इमिट होते हैं वो एक ही फेस में होते हैं, लिख दिया। अगर एक ही फेस में होंगे तो कोहेरेंट होंगे, बिल्कुल होंगे। प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्चों, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर एनर्जी पर डिपेंड करती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम खुद से काम कर रहे हैं, और जिस भी मीडियम में हम, जिस भी प्रोसेस में हम खुद से काम करते हैं वो क्या कहलाता है बच्चों, स्टिमुलेटेड। नाम ही स्टिमुलेटेड आ जाता है उसका। तो यहाँ पर खुद से काम करते हैं तो स्टिमुलेटेड आ गया, यानी कि एनर्जी आ गई। तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी, B1 to N2 और यू न्यू। और क्या होगा बच्चों, लेजर को फेवर करेगा ही, ऑब्वियस सी बात है, तो लेजर को फेवर करेगा ही, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी मैच हो रही है लेजर की। आगे चलते हैं बच्चों, चलो 2 क्वेश्चन हमारे बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये वाले जो 2 अगले क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है बच्चों, व्हाट इज द पॉपुलेशन इन्वर्जन, मतलब पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है पॉपुलेशन का इन्वर्ट हो जाना। यानी कि पॉपुलेशन कहाँ पर ज्यादा होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन या कोई भी चीज प्रीफर करती है लोअर एनर्जी,
लोअर एनर्जी कहाँ होती है? ग्राउंड स्टेट, यानी कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होती है ग्राउंड स्टेट में। लेकिन हमने क्या करना है? स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए उल्टा करना है उसको, तभी स्टिमुलेटेड एमिशन हो पाता है। बहुत अच्छे से समझ लिया हमने अपनी पूरी लेजर की वीडियो में, है ना बच्चों? तो क्या करना है यहाँ पर? यहाँ पर बच्चों क्या है? नॉर्मल स्टेट में क्या होगा? N1 ग्रेटर देन N2 होगा, लेकिन आफ्टर पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होगा? N2 ज्यादा हो जाएंगे, N1 कम हो जाएंगे। इसे ही क्या बोलते हैं हम? पॉपुलेशन इन्वर्जन बोलते हैं, बहुत से सिंपल वे में। चलो आगे, अब क्या कर पढ़ेंगे बच्चों? मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट क्या होती है भाई? मेटास्टेबल स्टेट एक तरीके से हायर एनर्जी स्टेट ही होती है, लेकिन अंतर केवल इतना होता है, हायर एनर्जी स्टेट का हमारा लाइफ टाइम कितना होता है इलेक्ट्रॉन को रिलैक्स करने का? वहां पर 10⁻⁻8 सेकेंड, जबकि हमारी मेटास्टेबल स्टेट का होता है 10⁻³ सेकेंड। केवल अंतर इतना है, तो ये लिख दो बस, सिंपल अंतर ये दिखा दो बस, बना के बात खत्म हुई। इसका लाइफ टाइम 10⁻³ सेकेंड होता है, इसका 10⁻8 होता है। ये भी एक तरीके से हायर स्टेट होती है। ये एक्साइटेड स्टेट, मेटास्टेबल स्टेट, ये कौन सा है? ग्राउंड स्टेट। दोनों क्वेश्चन खत्म हो गए, बहुत ईजी है। आगे चलते हैं। डिफाइन पंपिंग और एनर्जी सोर्सेस। ये क्या होते हैं एनर्जी सोर्सेस और पंपिंग? बच्चों ये हमने लेजर वाली वीडियो में डिस्कस नहीं किए थे, क्योंकि मुझे यहाँ पर डिस्कस करने थे। ये थोड़ा सा समझ लो, है ना बच्चों? क्या होते हैं पंपिंग? पंपिंग से ही, नाम से ही डिफाइन हो रहा है ना बच्चों, पंप करना किसी चीज को, यानी कि उठा के ऊपर ले जाना। भाई पॉपुलेशन इन्वर्जन यहाँ पर किया कैसे? पॉपुलेशन इन्वर्जन भाई कुछ ना कुछ एनर्जी सोर्स दिया होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन पंप होकर ऊपर गए हैं। बिल्कुल, तो उसके कितने सोर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना है बच्चों। कई सारे सोर्स होते हैं, 3-4 सोर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर मेनली सोर्स पढ़ना है। मेनली कौन कौन से होते हैं? एक तो ऑप्टिकल, एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। ऑप्टिकल क्या हुआ बच्चों? जिसमें हम, ऑप्टिकल का मतलब होता है, ऑप्टिक्स का ही मतलब होता है फोटोन की स्टडी, यानी कि जहां पर हम फोटोन डाल दें। भाई डायरेक्ट लाइट डाल दी, फोटोन डायरेक्ट डाल दिए, तो क्या हुआ? वहां से ग्राउंड स्टेट पे फोटोन डाले, इलेक्ट्रॉन ने फोटोन एब्सॉर्ब करे, ऊपर चले गए वो। कहां पर होता है ऐसा बच्चों? हमारा रूबी लेजर में होता है ऐसा। रूबी लेजर में हम जिनोन लैंप यूज करते हैं ना, बिल्कुल करते हैं, आपको पता होगा। तो जिनोन लैंप क्या करता है? फ्लैश लाइट डालता है उस पर, फ्लैश लाइट डली, फोटोन डले, क्रोमियम आयन ने उसे एब्सॉर्ब करे, ऊपर चले गए। तो इसका ऑप्टिकल पंपिंग का एग्जांपल क्या है? बच्चों? रूबी लेजर। अब आ जाओ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पे। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज में कौन रोल प्ले करता है बच्चों एक्साइट करने का? इलेक्ट्रॉन्स। इसका नाम इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है। अब यहाँ पर क्या हुआ बच्चों? देखो सिंपल, हेलियम नियॉन लेजर लो। हेलियम नियॉन लेजर में क्या था? गैस थी ये। हीलियम और नियॉन अलग अलग गैस इधर उधर भागी फिर रही होगी, समझो एक किसी डब्बे में। अब उन्हें एक्साइट करना है। अब उन्हें एक्साइट कैसे करेंगे? भाई उनके जैसे पार्टिकल लेने पड़ेंगे ना हमें, जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो उन्हें टक्कर मारे, जो उन्हें टक्कर मार के ऊपर ले जाएं, उन्हें एनर्जी ट्रांसफर कर दें, तो उनको टक्कर कौन मारेंगे? इलेक्ट्रॉन मारेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को एज ए एनर्जी सोर्स लेते हैं। कैसे? कैथोड एनोड लगा देते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और वो किससे टक्कर मारेंगे? हीलियम से टक्कर मारेंगे। क्यों मारेंगे बच्चों हीलियम से? क्योंकि हीलियम बहुत ज्यादा है वहां पर, 10:1 या 7:1 रेशो नहीं होता उसका। हीलियम को जब एक्साइट कर देंगे तो हीलियम किसे एक्साइट कर देगी? नियॉन को। नियॉन ऊपर पहुंच जाएगी। ये तो काम था हमारा हीलियम नियॉन में। बिल्कुल समझ गए बच्चों बात? अच्छे से समझ गए क्या होते हैं एनर्जी सोर्स? ये होते हैं एनर्जी सोर्स। पंपिंग सोर्स बोल दो, एनर्जी सोर्स बोल दो। हमारे 5 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। आगे चलो बच्चों। आगे क्या है बच्चों? एडवांटेज ऑफ 4 लेवल लेजर ओवर 3 लेवल लेजर। बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। एडवांटेज लिखना है हमारा 4 लेवल लेजर का कंपेयर टू 3 लेवल लेजर में क्या एडवांटेज आएगा बच्चों? देखो सिंपल, अगर तुमने वीडियो देखी होगी ठीक से, क्या एडवांटेज होता है भाई? सबसे पहले तो हमारा टाइम गैप घट जाएगा, तो हमें पल्सेस नहीं मिलेगी, हमें एकदम कंटिन्यूअस बीम मिलेगी फोटोन की। कौन से लेजर में? 4 लेवल लेजर में। कौन सी थी? हीलियम नियॉन में। पहला एडवांटेज ये हुआ। दूसरा एडवांटेज क्या होगा बच्चों? हायर एनर्जेटिक बीम मिलेगी हमें। अगर हमारी पल्सेस खत्म हो गई तो ऑब्वियसली उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। देखो यही बता रखा है। कंटिन्यूअस ऑपरेशन होगा। कंटिन्यूअस ऑपरेशन का मतलब है बीच से टाइम गैप कम हो जाएगा। बिल्कुल होगा। पंप, अब क्या होगा और क्या होगी बच्चों? और एडवांटेज क्या होगा? पंपिंग नीडेड मच लोअर देन द 3 लेवल लेजर। भाई पंपिंग जो होगी उसकी, जो हम पंपिंग करा रहे हैं उसमें हीलियम नियॉन लेजर में बहुत कम जरूरत पड़ेगी। क्यों बच्चों? गौर से वीडियो देखना वहां पर, क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन इन्वर्जन रुकता नहीं है। समझ रहे हैं? अब मैं यहाँ पर नहीं समझा रहा उसको क्यों नहीं रुकता, वो बहुत अच्छे से समझा दिया हमने। तो यहाँ पर कम पंपिंग की जरूरत पड़ेगी, और कम पंपिंग की जरूरत पड़ेगी और एफिशिएंसी ज्यादा मिल रही, तो इससे बेटर क्या है? देखो एफिशिएंसी ऑफ 4 लेवल लेजर मच बेटर देन द 3 लेवल लेजर।
समझ गए बच्चों, क्योंकि टाइम गैप घटा दिया था हमने, बहुत अच्छे से समझा रखा मैंने इसको। चलो भाई हो गया हमारा 6 क्वेश्चन भी। 7 क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है। क्या? वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, यानी कि प्रिंसिपल क्या है ऑप्टिकल फाइबर का, किस पे बेस है वो बता दिया था मैंने। ऑप्टिकल फाइबर का अगर पार्ट तुमने देखा होगा, किस पे बेस है? टीआईआर पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस है। क्या होता है ये देखो, हमने एक प्रॉपर्टी को यूज किया है वेव की। क्या? जब वो डेंसर से रेयर में जाती है तो वो दूर भागती है नॉर्मल से। देखो डेंसर ये है, रेयर ये है, दूर भाग रही है। ठीक है, अब क्या करा, अब थोड़ा सा ओल्ड टिल्ड करा दिया इस एंगल को। अगर थोड़ा सा ओल्ड टिल्ड करा दिया है तो सीधी चली गई। ये डेंसर और रेयर के बीच में फंस गई इस बार। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? क्रिटिकल एंगल। इसको थीटा सी नहीं बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं थीटा सी, क्रिटिकल एंगल है। और अगर हमने थोड़ा सा और टिल्ड करा दिया तो ये कौन से मीडियम में चली जाएगी? डेंसर के डेंसर में रह जाएगी। देखो ये रह गए डेंसर के डेंसर में। नीचे वाला मीडियम कौन सा है? डेंसर। ऊपर वाला कौन सा है? रेयर। तो क्या हुआ? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ना हो गया, यही तो हो गया टीआईआर। और इसी पे बेस है क्या हमारा? ऑप्टिकल फाइबर। सिंपल है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। ये डायग्राम बना देना, ये लिख देना बस, टीआईआर पे बेस है, बात खत्म। 2 नंबर आ गए। बहुत सिंपल होते हैं बच्चों 2 नंबर लाने, और हम इन पे ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल होते हैं, और हमारे चैनल का काम क्या है यहाँ पर? कॉन्सेप्ट सिखाना आपको। तो 2 नंबर के क्वेश्चन सबसे पहला करोगे तुम, समझ गए बच्चों? और न्यूमेरिकल नहीं छोड़ोगे एक भी। आगे देखो बच्चों क्या है, कंपोनेंट लिखने ऑप्टिकल फाइबर के। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? बिल्कुल अच्छे से पता है आपको। कोर होता है, क्लैडिंग होता है, बफर कोटिंग होता है। कोर क्या होता है बच्चों? इनर मोस्ट पार्ट होता है किसका? हमारे ऑप्टिकल फाइबर का। यहाँ पर ही हमारा टीआईआर फॉलो होता है। किससे बना होता है? बहुत कुछ लिख सकते हो, तो मैंने बहुत कम चीजें लिखी हैं। किससे मिलके बना होता है बच्चों? प्लास्टिक या ग्लास से या फिर कंपोजिट से उसके। क्लैडिंग क्या होती है? उसके ऊपर वाला पार्ट होती है ना। क्लैडिंग का मटेरियल कैसा होता है? रेयर होता है कंपेयर टू कोर। क्योंकि कोर को कैसा बनाना है? डेंसर। क्योंकि टीआईआर कराना है, और वेव कहाँ की कहाँ जा रही है? डेंसर की डेंसर में। तो कोर को कैसा बनाएंगे? डेंसर बनाएंगे। बफर कोटिंग क्या है बच्चों? ये बफर कोटिंग अपर मोस्ट लेयर है किसकी? फाइबर ऑप्टिक्स की। क्यों है बच्चों ये फाइबर की? जिससे ये धूप से बचाए, गर्मी से बचाए, है ना, और बहुत सारी चीजों से बचाए, ह्यूमिडिटी से बचाए, पानी से बचाए हमारे किसको? कोर को। इसलिए हमने बफर कोटिंग कर रखी है। आसान है बच्चों, 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आगे पढ़ो। कभी कभी बच्चों ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर पेपर टफ बना है थोड़ा बहुत, तो क्वेश्चन क्या आता है? डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ लॉसेस इन ऑप्टिकल फाइबर। मतलब ऑप्टिकल फाइबर में बच्चों लॉस भी तो होगा ना। अब वो लॉस बताना हमें, किस तरीके से लॉस होगा। देखो पहला क्या है? स्कैटरिंग लॉस। ये स्कैटरिंग लॉस कब होगा? स्कैटरिंग लॉस तब होता है बच्चों जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, देखो माइक्रोस्कोपिक वेरिएशन बोल रखा है यहाँ पर, जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमने जो कोर बनाई है, पता चला वो बना रखी है हमने प्लास्टिक की, और पता चला उसमें इम्प्योरिटी आ गई कहीं पे। इम्प्योरिटी मतलब पता चला उसमें प्लास्टिक की जगह कोई दूसरा मटेरियल हल्का सा माइक्रो लेवल पे भी हमने हल्का सा कहीं से मिक्स हो गया, कंडक्टर मिक्स हो गया उसमें, जरा सा भी, हल्का सा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी। तो बच्चों क्या होगा? वहां पर ही हमारी वेव स्कैटर्ड कर जाएगी, मतलब हमारा सिग्नल लॉस होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहां पर चार्ज मिल जाएंगे उसे। भाई अगर कंडक्टर हल्का सा ही मिल गया उसे, है ना, और चार्ज रोकेंगे, किसे रोकेंगे चार्ज? फोटोन को चलने से। फोटोन क्या है? लाइट सिग्नल ही तो भेज रहे हैं लेजर में, तो उसको क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग लॉस बोलते हैं। दूसरा लॉस कौन सा हो सकता है? बेंडिंग लॉस, मतलब हमारा वायर एक अमाउंट से ज्यादा बेंड हो जाए। अगर एक अमाउंट से ज्यादा बेंड हो गया अगर वायर हमारा, तो क्या होगा बच्चों? इसे बोलते हैं लीकेज ऑफ लाइट, यानी कि एक तरीके से लाइट का लीकेज होने लगता है। कैसा होगा लीकेज लाइट का? हमारा जो टीआईआर होना था वो पूरी तरीके से नहीं होगा। अगर वो पूरी तरीके से नहीं होगा टीआईआर, तो हमारी ऑप्टिकल वेव जो हम भेज रहे हैं वो कोर में न जाकर क्लैडिंग में फंस जाएगी, और वो चाहिए नहीं हमें। हमें तो कोर में चाहिए वो। तो क्या होगा बच्चों? उससे क्या होगा? लाइट लीकेज एक तरीके से होगा। सिंपल समझ में आ रही है बातें? बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तीसरा पढ़ लेते हैं, मोडल डिस्पर्जन। मोडल डिस्पर्जन क्यों नाम है बच्चों इसका? बच्चों हमारे पास कितने मोड थे? सिंगल मोड और मल्टी मोड। अब मल्टी मोड में है कहानी है, ये सिंगल मोड में नहीं होने का। क्यों? सिंगल मोड में तो एक ही वेव जा रही है। मल्टी मोड में क्या होगा बच्चों? मल्टी मोड में बहुत सारी वेव जाएगी, और बहुत सारी वेव की वेलोसिटी भी अलग अलग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और अगर वेलोसिटी अलग अलग होगी तो बच्चों उसको ही बोलते हैं डिस्पर्जन। समझ रहे हैं? तो वेव में क्या आ जाएगा?
डिस्पर्जन आने की संभावना होगी। और अगर डिस्पर्जन आ गया, डिस्पर्जन मतलब फैलाव आ गया, तो हमें बच्चों ब्रॉड पीक मिलेगी एट द एंड, है ना। मैंने उस वाली वीडियो, लास्ट वीडियो में समझाया था, ब्रॉड पीक मिलेगी। और जबकि हमें चाहिए क्या, सिग्नल का एक एक इंस्टेंट पॉइंट पे चाहिए सिग्नल हमें, मतलब एक ही पॉइंट पे हमें मैक्सिमम चाहिए चीजें, तो वो तो नहीं मिल रही क्योंकि इसमें ब्रॉडनिंग आ गई। किसके कारण आई है, वो आई है हमारी वेलोसिटी डिफरेंट होने के कारण। और वेलोसिटी डिफरेंट में किस में होगी, मल्टी मोड में होगी। डिस्पर्जन क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होना, वेवलेंथ चेंज हो जाना। समझ गए बच्चों, ये लॉस होते हैं, मेन मेन लॉस है हमारे। चलो आगे पढ़ते हैं क्या है। एटीनेशन क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर का, भाई एटीनेशन होता है, एटीनेशन से देखो वर्ड से ही मतलब समझ में आ गया होगा, अटकना किसी चीज का, यानी कि वेव का अटकना, यानी कि वेव में लॉस आ जाना, किसी भी तरीके से लॉस आ जाना, क्या बोलते हैं उसे, एटीनेशन बोलते हैं। किस में लॉस आएगा, एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी घट जाएगी, उसे बोलेंगे। किस पे डिपेंड करेगा, A इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई L log 10 pi by p नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आएगा इस पे, 100% न्यूमेरिकल आता है बच्चों, यहाँ से और यहाँ से, है ना बच्चों। यहाँ पर L क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, PI क्या है, इनिशियल पावर जो हम दे रहे हैं इनपुट पे, P नॉट क्या है, आउटपुट पावर जो हमें आउटपुट में मिल रही है। सिंपल बात हो गई। अब लास्ट का क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द V नंबर और कट ऑफ पैरामीटर। ये मैंने हम अपनी लेजर वाली वीडियो में बता रखा है, उस वाली में फाइबर ऑप्टिक्स वाली वीडियो में भी क्या बता रखा है बच्चों इसमें हमने, कि V नंबर या कट ऑफ नंबर वो डिसाइड, एक ऐसा पैरामीटर है जो कि डिसाइड करेगा इसमें कितनी वेव चलेगी। मल्टी मोड वाले फाइबर में कितनी नंबर ऑफ वेव मैक्सिमम प्रोपोगेट कर सकती है, वो डिसाइड कौन करता है, V नंबर। किस पे डिपेंडेंसी आएगी, ऑब्वियसली वेव के प्रोपोगेशन पे। वेव का प्रोपोगेशन कौन बताएगा, K, इसकी वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाई लैम्डा। और किस पे डिपेंडेंसी आएगी, A पे। A क्या है, रेडियस ऑफ कोर A। और ये क्या है बच्चे, ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल एपर्चर। न्यूमेरिकल एपर्चर क्या होता है बच्चों, ऐसा पॉइंट जो कि हमें डिसाइड करे कि वेव कहां पर TIR करे। समझ गए बच्चों, सिंपल, बिल्कुल समझ गए होंगे। ये सारी चीजें बहुत ही सिंपल है, स्क्रीनशॉट ले लो वरना वीडियो तो तुम्हारे पास रहेगी ही। अब कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं लेजर के अपने, ऐसे ही देखेंगे हम बच्चों ऑप्टिकल फाइबर के न्यूमेरिकल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इनमें से ये वाला न्यूमेरिकल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है, तीनों ही बहुत ही आसान है, एक ही फॉर्मूले में बेस्ड है, सिंपल। लेजर में केवल एक ही फॉर्मूले में बेस्ड सारे न्यूमेरिकल्स हैं जितने भी आएंगे। कौन सा फॉर्मूला है, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है बच्चों ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द पॉपुलेशन रेशियो ऑफ 2 स्टेट्स, किस लेजर में, हीलियम नियॉन लेजर में, जो प्रोड्यूस कर रही है वेवलेंथ लाइट कितनी, 6000 एंगस्ट्रॉम की, कितने टेम्परेचर पे, 300 केल्विन टेम्परेचर पे, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट दे रखा है। क्या होता है बच्चों पॉपुलेशन रेशियो हमारा, सिंपल पॉपुलेशन रेशियो होता है बच्चों हमारा, जो आइंस्टीन कोएफिशिएंट में हमने पढ़ा था, n2 डिवाइडेड बाई n1 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस h न्यू बाई kBT। बच्चों कंफ्यूज मत हो जाना बस एक चीज से, क्या हमारा जो एक्सप्रेशन आया था n2 वहां पर, कहाँ पर, आइंस्टीन कोएफिशिएंट में, वो n1 डिवाइडेड बाई n2 था, है ना। उसकी क्या वैल्यू थी, यहाँ पर माइनस नहीं था, h न्यू बाई kBT, सिंपल। यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन रेशो हम बोलेंगे बच्चों n2 डिवाइडेड बाई n1, यानी कि हमारे जो इनिशियल में थे एटम्स n1 उससे डिवाइड करेंगे n2 को, ऐसे ही तो करते हैं हमेशा, है ना बच्चों। ज्यादा वैल्यू नीचे रखेंगे और डिवाइड करेंगे कम वाली वैल्यू को, या फिर ऐसे बोल लो कि लेजर बनी होगी तो ज्यादा किस में चले हुए होंगे, n2 में, और n1 कहाँ पर रह गए होंगे, कम रह गए होंगे, क्योंकि पॉपुलेशन इन्वर्जन कराना है, तभी तो पॉपुलेशन रेशो पूछ रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन इन्वर्जन हुआ होगा। चलो भाई, तभी लेजर बनी है हीलियम नियॉन, तो n2 बाई डिवाइडेड बाई n1 लेंगे हम, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, बस ये वाली चीज ध्यान रखनी है, इसलिए बहुत बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। क्या आएगा यहाँ पर, माइनस, यहाँ क्या होगा n2, यहाँ क्या होगा n1, उल्टा कर दोगे माइनस यहाँ से हट जाएगा। अब देखो बच्चों क्या क्या चीजें दे रखी है, सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। देखो क्या क्या चीजें दे रखी हैं, फटाफट देखो क्या क्या दे रखा है हमें। बच्चों देखो लैम्डा दे रखा है एक, तो 6000 एंगस्ट्रॉम का, 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर का समझ लो। क्या दे रखा है, टेम्परेचर कितना दे रखा है, 300 केल्विन। और बच्चों के भी हमें पता होना चाहिए क्या होता है, 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 23 होता है बच्चों इसकी वैल्यू, ठीक है। क्या रख दो, सबको यहाँ रख दो, लेकिन यहाँ पर तो लैम्डा नहीं है, तो इसे काय में चेंज कर लो, पहले लैम्डा में चेंज कर लो बच्चों। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी,
सी बाई लैम्डा, हर एक न्यूमेरिकल में लगेगा, ये पता होना चाहिए हमें। तो बच्चों n2 डिवाइडेड बाई n1 की वैल्यू क्या आ गई, e टू द पावर माइनस एच सी बाई लैम्डा के बी टी, सारी वैल्यू रख दो। e टू द पावर माइनस एच की वैल्यू 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, सी की वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई लैम्डा की वैल्यू क्या आई है बच्चों 600 10 टू द पावर माइनस 10, के की वैल्यू क्या है के बी की 1.38 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 और इंटू टी की वैल्यू क्या है 300। सब चीजें कैलकुलेट करेंगे आप तो इसका आंसर बच्चों हमारा निकल का आता है n2 डिवाइडेड बाई n1, कैलकुलेशन करके देखना e टू द पावर माइनस लगभग 80 के बराबर, 79 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन उसे 80 लिख देंगे हम। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था इसमें। केबी की वैल्यू दे रखेगा आपको, अगर नहीं दे रखेगा तो आपको थोड़ा सा मेमोराइज होनी चाहिए। 1.38 10 टू द पावर माइनस 23 होती है इसकी वैल्यू। के की वैल्यू एज इट इज रखनी है, ऐसे मीटर में चेंज करके यहाँ रख दो, सिंपल आंसर आ गया। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था। अगले क्वेश्चन में ये और भी सिंपल है, क्या बोल रखा है रूबी लेजर है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमियम आयन कितने दे रखे हैं बच्चों, यानी कि n कितना दे रखा है, n दे रखा है 2.8 10 टू द पावर 19, क्या है n। इफ द लेजर एमिट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, कितना वेवलेंथ एमिट करेगा रेडिएशन, यानी कि वेवलेंथ क्या है 7000 एंगस्ट्रॉम की जगह काय में लिख लिया, मीटर में लिख लिया, ठीक है। देन द कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द लेजर, क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, एनर्जी कैलकुलेट करनी है लेजर की। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। कौन क्या फॉर्मूला क्या लगेगा, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा ही लिख लो ना सिंपल, लेकिन बच्चों n दे रखा है यहाँ पर तो क्या आ जाएगा n आ जाएगा। कहाँ से आया है रिलेशन, ये आया है E इज इक्वल टू एच न्यू से, न्यू की वैल्यू क्या रखी सी बाई लैम्डा, और जहां पर n की वैल्यू दें यानी कि n नंबर ऑफ एटम दे तो n लगा दो, जहां पर नहीं दे तो n नहीं लगना। यहाँ पर देखो क्या लिखा था एच सी बाई लैम्डा, सी को सी बाई लैम्डा लिखा था, ये भी तो एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर n नहीं दे रखा तो n की वैल्यू नहीं लिखी हमने, यहाँ पर यूज ही नहीं किया है। वैल्यू सारी पुट कर दो, एनर्जी की वैल्यू निकाल दो। ई एन क्या है बच्चों यहाँ पर 2.8 10 टू द पावर 19 इंटू एच की वैल्यू 6.62 10 टू द पावर माइनस 34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, केवल कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं है, 700 10 टू द पावर माइनस 10, क्या आ गई बच्चों ई की वैल्यू, ई की वैल्यू लगभग कैलकुलेट करोगे 7.94 जूल के करीबन आएगी, इसका आंसर होगा ये। एक बार देख लेना बच्चों क्या वैल्यू आएगी, करीबन करीबन इतनी आएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसमें लेजर दे रखा है, क्या दे रखा है इसमें, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेट्स, कितना दे रखा है इतना। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिकल इसमें है भी नहीं कुछ, अगर तुमने लेजर ठीक से पढ़ ली होगी। एनर्जी डिफरेंस बच्चों कौन कौन सी स्टेट के बीच में कह रहा है, E2 माइनस E1, यानी कि क्या दे रखा है इस बार E2 माइनस E1 कितना दे रखा है 0.121 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बिल्कुल दे रखा है। करना क्या है इसमें, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, अब तो हो ही गया ये। तो ये किसके बराबर होता है, एच न्यू के बराबर नहीं होता है, यानी कि वैल्यू दे रखी है इक्वल टू एच न्यू के बराबर क्या निकालना, फ्रीक्वेंसी निकालनी है भाई। तो फाइंड कर दो इसे, सिंपल सा, क्या आ जाएगी एच न्यू, तो न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.121 डिवाइडेड बाई एच, और न्यू बराबर क्या 0.121, एच की वैल्यू क्या होती है 6.62 10 टू द पावर माइनस के 34। आंसर देख लेना, कुछ जो भी आएगा आंसर वही आंसर होगा, कैलकुलेट कर लेना बच्चों खुद। सिंपल थे बच्चे क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल थे। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ऑप्टिकल फाइबर के, वो इंपॉर्टेंट है और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। अगर चलो बच्चों फाइबर ऑप्टिक्स के कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अभी अभी किसके किया हमने, लेजर के। ये है बच्चों फाइबर ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, यहाँ से तो आने ही आने क्वेश्चन है। ये 3 न्यूमेरिकल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। तो इसे 1 बाई 1 सॉल्व करते हैं आराम से अपना। देखो बच्चों क्वेश्चन पढ़ते हैं, सबसे पहले रिलैक्स होकर क्वेश्चन पढ़ा करो, वो लिखा करो जो दिया हुआ है, गिवन लिखा करो, फिर सोचा करो कौन सा फॉर्मूला यूज होना है, फिर उसको अप्लाई कर दिया करो। यही कॉन्सेप्ट होना चाहिए, यही प्रोसेस होना चाहिए आपका न्यूमेरिकल करने का। क्या क्या रखा है, स्टेप इंडेक्स फाइबर है, हैज ए कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कितना दे रखा है बच्चों, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, और क्लैडिंग का इतना दे रखा है। यानी कि सॉल्यूशन लिखो,
कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों, म्यू1 क्या दे रखा है 1.48, और क्लैडिंग का कितना दे रखा है म्यू2 कितना दे रखा है 1.462। करीबन बच्चों बहुत कम अंतर होता है कोर और क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, देखो न्यूमेरिकल वैल्यू भी देख लो बहुत कम है। आगे चलो, कैलकुलेट द मैक्सिमम रेडियस अलाउड फॉर ए फाइबर, यानी कि क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम रेडियस कौन से फॉर्मूले में आई थी, ए कौन से फॉर्मूले में आई थी बच्चों, वी नंबर वाले फॉर्मूले में आई थी ना। चलो ए फाइंड करना है, फॉर अलाउड फॉर ए फाइबर इफ द सपोर्ट इफ इट सपोर्ट ओनली वन मोड एट वेवलेंथ इतना, यानी कि ये कौन सा है बच्चों, सिंगल मोड फाइबर है। कौन सी वेवलेंथ को सपोर्ट कर रहा है बच्चों, कितनी वेवलेंथ को 1300 नैनोमीटर, इसे बदल लो मीटर में। ठीक है बच्चों, फाइंड क्या करना है, ये सब चीजें दे रखी है और हमें थोड़ा सा इसने हिंट दे दिया है। हिंट क्या दे दिया है, हिंट क्या पूछ ही रहा है, ये चीज क्या पूछ रहा है, रेडियस पूछ रहा है बच्चों। रेडियस हमारे केवल एक ही फॉर्मूले में आती है, वो कौन सा फॉर्मूला है, वी नंबर वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है बच्चों, वी नंबर का। क्या होता है फॉर्मूला, वी नंबर यानी कि कट ऑफ पैरामीटर इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लैम्डा इनटू ए इनटू न्यूमेरिकल एपर्चर। इसकी वैल्यू क्या होती है v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। ये क्या होगा बच्चा, न्यूमेरिकल एपर्चर। इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है। बहुत अच्छे से पढ़ रखा हमने से, सारी वैल्यू पुट कर दो और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है बच्चों, v तो हमारे पास है ही नहीं भाई, बिना v के कैसे फाइंड होगा, लैम्डा भी है v1 भी है v2 भी है, a फाइंड करना बिना v के कैसे फाइंड हो जाएगा। लेकिन हमने क्या बताया था बच्चों, एक कंडीशन आपको, अगर हमें सिंगल मोड दे रखा है तो v की वैल्यू लेस देन इक्वल टू किसके बराबर होती है, इस वैल्यू के। फॉर सिंगल मोड के लिए v लेस देन इक्वल टू होता है 2.405 के, और फॉर मल्टी मोड ज्यादा होगा इससे, कितना ज्यादा, कितना भी ज्यादा हो सकता है। तो v की वैल्यू क्या रखेंगे 2.405 रख दो, 2.405 होगी v की वैल्यू। 2 पाई बाई लैम्डा की वैल्यू रख दो बच्चों, यहाँ पर लैम्डा क्या है, ये है 1300 और बच्चों इंटू ए इंटू फाइंड क्या करना हमें, ए फाइंड करना है, एज इट इज रखो, v1 v2 फाइंड रख दो यहाँ पर 1.48। बस आपको लॉजिक लगाना है, उसके बाद तो कैलकुलेशन है 1.462। और बच्चों तुम बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जो कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, तो बच्चों एक बार कैलकुलेटर लेकर ठीक से बैठकर इसे पेपर पर सॉल्व करके देख लेना, और कैलकुलेटर से कैलकुलेशन भी ठीक से कर लेना, वरना वहाँ पर क्या होती है गड़बड़, सारा कॉन्सेप्ट ठीक चलाते हो तुम, लेकिन कैलकुलेटर में लास्ट में वैल्यू गड़बड़ करके और आंसर गलत आ जाता है। और बच्चों जो एग्जामिनर होते हैं, जो हमारे एक्सटर्नल कॉपी चेक करते हैं, वो धड़ा कॉपी चेक करते हैं, ऐसी बस ऐसी ऐसी ऐसी, क्योंकि उन्हें पर कॉपी के पैसे मिलते हैं, समझ रहे हैं। तो वो केवल क्या देखते हैं, साइड में सॉल्यूशन रखा होता है उनके, सिर्फ आंसर देखते हैं, आंसर गलत आया नंबर काट लेंगे वो तुरंत। तो बच्चों मैटर करता है तुम्हारा आंसर भी, इसलिए प्रैक्टिस ऐसी करो जो कि आपका परफेक्ट आंसर आए। अब यहाँ से बच्चों कैलकुलेशन कर लेना, यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करनी है, सब कुछ नीचे फेंक दो, इसकी वैल्यू करीबन करीबन आ जाती है हमारी 3.76 इंटू 10⁻⁻6 मीटर में। कैलकुलेशन करके देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा ये, क्या कर रहा है, ए कम्युनिकेशन सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ठीक से पढ़ो। ए कम्युनिकेशन सिस्टम यूज ए 25 किलोमीटर लॉन्ग फाइबर, क्या दे रखा है, लिखते चलो बच्चों उसे, जो गिवन चीजें हैं, क्या दे रखा है, एल दे रखा हमें, लेंथ दे रखी ना वायर की कितना 25 किलोमीटर, इसे किलोमीटर में ही रहने दो क्योंकि किलोमीटर में ही लिखते हैं इसे। चलो क्यों रहने दो किलोमीटर में, देखो यहाँ पे किलोमीटर में दे रखी है कुछ चीज, क्या कह रहा है, हैविंग ए लॉस ऑफ 2.5 dB पर किलोमीटर, यानी कि उसमें लॉस कितना आया है, लॉस क्या होता है बच्चों, ए कितना आया लॉस 2.5 dB पर किलोमीटर। अब यहाँ पर लॉस वाला फॉर्मूला लगेगा बच्चों, दो फॉर्मूले ही थे लास्ट में ऑप्टिकल फाइबर के, एक तो था हमारा ये वाला वी नंबर वाला, एक था लॉस वाला 10 डिवाइडेड बाई एल वाला। कुछ याद आ रहा है, बिल्कुल याद आ रहा होगा। चलो बच्चों आगे चलते हैं, क्या कह रहा है आगे, इनपुट पावर दे रखी है, कितनी दे रखी है, पी आई,
2500 माइक्रोवोट, इसे ही माइक्रोवोट में रहते हो। कैलकुलेट द आउटपुट पावर, क्या निकालना है बच्चों इसे, पी आउटपुट यानी कि पी नोट निकालना। पी नोट पी आई ए और एल किस में आते हैं, फॉर्मूला में एक में आते हैं। देखो हमने पढ़ रखा है ए बराबर 10 बाई एल log बेस 10 है ना बच्चों, और यहाँ पर क्या आएगा पी आई बाई पी नोट। क्या फाइंड करना है, पी नोट। चलो एक एक की वैल्यू रख दो। ए की वैल्यू क्या है 2.5 है ना, ए की वैल्यू हो गई है 10। एल की वैल्यू क्या है बच्चों 25। चलो भाई इनटू log बेस 10, पी आई की वैल्यू कितनी है 2500। ऐसे का ऐसी वैल्यू रहने दो बच्चों, किसी चीज में चेंज करने की जरूरत नहीं। देखो बच्चों इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे ये डिवाइड में चला जाएगा है ना, तो ये क्या वैल्यू आएगी 2.5 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू log बेस 10 2500 डिवाइडेड बाई पी नोट। ये कैलकुलेट करोगे इससे, इसे डिवाइड करोगे 2.5 आ जाएगा, 2.5 की 2.5 से मल्टीप्लाई कराएंगे आएगा 6.5, 6.5 आएगा 6.25 आएगा 6.25 आएगा शायद, देख लेना बच्चों एक बार क्या आएगा 6.25 और 6.5। log बेस 10 2500 डिवाइडेड बाई पी नोट। चलो भाई ये आ गया। अब बच्चों क्या करें, यहाँ से पी नोट निकालना, लेकिन ये log में फंसा हुआ है, तो बच्चों यहाँ क्या करते हैं एंटी log ले लेते हैं इसका। दोनों तरफ क्या लिया एंटी log, उससे क्या होगा जब एंटी log लेंगे हम 6.25, कौन सा ले रहा है एंटी log, log बेस 10 वाला है ना बच्चों। दो log होते हैं हमारे, एक तो बेस 10 के, एक बेस ई का है ना। यहाँ क्या बचा, जब एंटी log लोगे तो ये कट जाएगा भाई, एंटी log से log कट गया, ये आ गया पी नोट यहाँ तक आ गया। अब बच्चों हमारी एंटी log की प्रॉपर्टी क्या होती है, एंटी log की प्रॉपर्टी होती है अगर बेस में 10 है तो जो भी यहाँ पर नंबर रखा है उसकी पावर 10 चली जाएगी। मतलब ये हमारा बन जाएगा 10 to the power 6.25 is equal to 2500 divided by P नोट। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, P नोट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, डिवाइड कर देना, तो क्या वैल्यू आ जाएगी करीबन करीबन हमारी भाई P नोट इज इक्वल टू भाई 2500 को नीचे डिवाइड करोगे ना, इससे डिवाइड करोगे और जो भी 10 to the power 6.25 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे आप कैलकुलेटर से, उससे डिवाइड करके हमारी वैल्यू आ जाती है करीबन 0.0014 माइक्रोवॉट में। भाई माइक्रोवॉट में ही तो आएगी पावर, क्योंकि माइक्रोवॉट में ही तो है। कैलकुलेट करके देखना बच्चों एक बार क्या वैल्यू आ रही है, यही आ रही है क्या नहीं हमारे वाली। ठीक है बच्चों क्या करना है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, पी नोट इधर आएगा, इससे डिवाइड इस इधर हो जाएगा। सिंपल है बच्चों बात, चलिए सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। सिंपल था बच्चों, log 10 की एंटी log 10 की प्रॉपर्टी लगानी है बस। एंटी log क्या होता है, ये इधर से log कैंसिल हो जाएगा, एंटी log को जब खोलोगे तुम तो log बेस 10 जो भी बेस में होता है उसके वो उसकी पावर हो जाती है। अगर log यहाँ पर हमारा फॉर्मूले में e होता, जो कि फॉर्मूले में नहीं होता, तो ये किसकी पावर होती, e टू दी पावर 6.25 हो जाती। सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सिंपल देखो बच्चों क्या क्या दे रखा है यहाँ पर, जो डायरेक्ट दे रखा है कोर और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि μ1 कितना दे रखा है 1.48 और μ2 कितना दे रखा है 1.46। क्या क्या कैलकुलेट करना है, न्यूमेरिकल एपर्चर सबसे पहले फाइंड करना है बच्चों हमें Na। क्या होता है Na होता है हमारा μ1 का स्क्वायर माइनस μ2 का स्क्वायर। भाई स्क्वायर करके खोल दो, μ1 क्या है बच्चों 1.48 का स्क्वायर माइनस μ2 क्या है 1.46 का स्क्वायर। तो न्यूमेरिकल एपर्चर क्या आ जाएगा बच्चों, सोल्व कर लेना, करीबन करीबन इसका आंसर आएगा 0.2424। इसकी वैल्यू आ गई न्यूमेरिकल एपर्चर की। चलो अगला वाला फाइंड करते हैं, ये हो गया पार्ट 1, ये इसका कौन सा हुआ पार्ट 1। सेकंड पार्ट, इसमें 3 पार्ट है बच्चों। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, एक्सेप्टेंस एंगल। क्या होता है बच्चों एक्सेप्टेंस एंगल, जल्दी जल्दी बताओ। अल्फा, अल्फा होता है बच्चों एक्सेप्टेंस एंगल। क्या होता है साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है न्यूमेरिकल एपर्चर के बराबर, यानी कि μ1 का स्क्वायर माइनस μ2 का स्क्वायर। देखो यहाँ पर एक वैल्यू फाइंड करो, दूसरी कैलकुलेट खुद ही नहीं हो जाएगी, करने की भी जरूरत नहीं है। और अगर तुमने एक वैल्यू कैलकुलेट करने में कैलकुलेशन गलत कर दी तो सारी वैल्यू कैलकुलेट गलत होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, इसलिए कैलकुलेशन बहुत जरूरी है आपकी सही होनी। तो बच्चों क्या होगा ये देखो, साइन भाई अल्फा फाइंड करना है ना, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा
साइन इनवर्स किसकी वैल्यू 0.2424 की वैल्यू, क्योंकि भाई इसकी तो वैल्यू डायरेक्ट हमने निकाल रखी है ना, न्यूमेरिकल अपर्चर नहीं था ये, बिल्कुल ये हो जाएगी। तो यहाँ से बच्चों अल्फा की वैल्यू करीबन करीबन आती है हमारी 14.03 डिग्री में। कैलकुलेट करके देखना ये आ रही है, ठीक है, ये आ गई भाई वैल्यू हमारी न्यूमेरिकल अपर्चर की, सॉरी एक्सेप्टेंस एंगल की। थर्ड वाला फॉर्मूला, थर्ड वाला देखो क्या चीज फाइंड करनी है हमें, थर्ड में क्या फाइंड करना है, क्रिटिकल एंगल। बताओ बच्चों क्रिटिकल एंगल कैसा फाइंड करते हैं, क्रिटिकल एंगल ये नहीं होता साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू टू डिवाइड बाई म्यू वन, शायद मेरे ख्याल से यही होता है, यही होता है बिल्कुल। तो थीटा सी क्या हो गया, साइन इनवर्स म्यू टू बाई म्यू वन क्या दे रखा है हमें, म्यू टू क्या दे रखा है 1.46 और म्यू वन क्या दे रखा है 1.48, डिवाइड कर दो, जो भी थीटा सी आएगा उसे लिख दो, करीबन करीबन 80.57 डिग्री में आएगा इसका आंसर। देख लेना एक बार बच्चों क्या आएगा, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक है बच्चों, जो भी कैलकुलेशंस आएगा आपके करीबन करीबन ये वैल्यू आएगी। बिल्कुल सिंपल चल रहा है, देखो अभी तक बहुत ही सिंपल है, अगला भी नेक्स्ट भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। पढ़ो बच्चों इसे क्या है, सॉल्यूशन क्या है बच्चों, यहाँ पर देखो ए स्टेप इंडेक्स फाइबर इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। स्टेप इंडेक्स फाइबर हैज ए कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, क्या दे लिया बच्चों फिर से, म्यू वन दे दिया 1.466, चलो भाई ये दे दिया हमें, ठीक है। अगला पढ़ो बच्चों क्या है, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू टू दे दिया, म्यू टू क्या है बच्चों 1.46, है नहीं आसानी है क्वेश्चन, जो भी दे रखा है उसे लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, बात खत्म करो। ऑपरेटिंग वेवलेंथ कितनी दे रखी है, यानी कि लैम्डा कितना दे रखा है हमें 0.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर लिख दूं, माइक्रो को मीटर में चेंज करने के लिए 10 टू द पावर माइनस आ जाएगा 6। कैलकुलेट द कट ऑफ पैरामीटर, क्या फाइंड करना है बच्चों, v, क्या दे रखा है आगे, और क्या फाइंड करना, कट ऑफ पैरामीटर और नंबर ऑफ मोड भी फाइंड करने, ये इंपॉर्टेंट तभी तो है, नंबर ऑफ मोड्स भी फाइंड करने हैं। और दे रखा क्या है, द डायामीटर ऑफ कोर इज 50 माइक्रोमीटर, क्या दे रखा बच्चों, डायामीटर कितना दे रखा हमें 50 माइक्रोमीटर का, लेकिन हमें चाहिए क्या, रेडियस, तो बच्चों रेडियस क्या हो जाएगी d/2, कितनी आ जाएगी बच्चों 25 माइक्रोमीटर, यानी कि 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर, क्योंकि रेडियस चाहिए ना, v नंबर में क्या आता है बच्चों, रेडियस आती है। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना हमें, सबसे नंबर 1 v नंबर, v नंबर होता क्या है, v नंबर होता है हमारा 2 पाई बाई लैम्डा इनटू a इनटू न्यूमेरिकल अपर्चर, यानी कि v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। बच्चों देखो सारे क्वेश्चनों में यही लगभग सेम ही फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, यहाँ पर ये यूज हुआ, यहाँ पर ये यूज हुआ, यहाँ पर भी ये यूज हो रहा है, न्यूमेरिकल अपर्चर वाला फॉर्मूला है जो यहाँ भी यूज हो रहा है। अब क्या करना है, सारी वैल्यू रख दो, v आ जाएगा, देखो सारी वैल्यू पुट करो, v इज इक्वल टू 2 पाई लैम्डा क्या आ गया है हमारा 0.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू ए क्या है बच्चों हमारा ए आया हमारा 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू म्यू वन की वैल्यू रखो, म्यू टू की वैल्यू रखो, म्यू वन क्या है 1.466 का होल स्क्वायर माइनस म्यू टू क्या है 1.46 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट कर लो v की वैल्यू, जब कैलकुलेट करेंगे आप तो करीबन करीबन ये आएगी 24.50, क्या आई है बच्चे v की वैल्यू कितनी आई है 24.50 के करीबन। पहला काम हो गया, अब दूसरा काम देखते हैं सेकंड। सेकंड में क्या फाइंड करना हमें, नंबर ऑफ मोड्स, ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ मोड फाइंड करने। ध्यान रखना एक बात, मैंने एक फॉर्मूला बताया था यहाँ पर, अगर हमें स्टेप इंडेक्स फाइबर बोल रखा है, कौन सा बोल रखा है स्टेप इंडेक्स फाइबर, तो उसमें बच्चों नंबर ऑफ मोड होते हैं फॉर, इसमें लिख ही लाऊं मैं यहाँ पर स्टेप इंडेक्स फाइबर v²/2। कैसे नंबर ऑफ मोड फाइंड करते हैं, फॉर नंबर ऑफ मोड क्या होते हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोड किसके हैं, स्टेप इंडेक्स के, और फॉर, चलो बच्चों पहले से ही फाइंड कर लो, बाद में ऐसे ही बता देता हूँ वर्बली। अगर यहाँ पे स्टेप इंडेक्स ना बोल के ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर बोलता तो फॉर्मूला कौन सा लगाते, v²/4 का, हमेशा ध्यान रखना बस ये, क्योंकि यहाँ पर गलती करते हैं बच्चे, है ना, ये ध्यान रखना कौन सा फाइबर दे रखा है, तो कौन सा दे रखा है स्टेप इंडेक्स, कौन सा लगा v²/2, तो क्या करना बच्चों में, अब तो कुछ करना ही नहीं है, नंबर ऑफ मोड्स कितने आ गए, देखो कितने आ गए भाई,
वी स्क्वायर क्या करना है 24.50 का स्क्वायर बाई 2, जितने आ जाए लिख दो, जितने भी आएंगे कितने आएंगे करीबन करीबन ये बच्चों बनते हैं 290 या फिर 291, इसे कैलकुलेट करने के बाद इतने मोड बनते हैं, लेकिन हम उसे लमसम कितना लिख देते हैं करीबन करीबन 300 के करीबन लिख देते हैं हम उसे। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल था, एकदम सिंपल था, एकदम कॉन्सेप्चुअली हमने सारे न्यूमेरिकल कर लिए। यूनिट 4 हमारी खत्म होती है बच्चों। यहाँ पर हमने यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर देख लिया है, लेजर देख लिया है, बहुत ही बेसिक से सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए है ना। 2 मार्क्स के क्वेश्चन कर लिए हमने, इंपॉर्टेंट सारे के सारे, सारे न्यूमेरिकल कर लिए, कुछ भी नहीं छोड़ा, और वो भी क्या है बिल्कुल डेप्थ से कॉन्सेप्चुअल। तो बच्चों चैनल से जुड़ो हमारे, है ना बच्चों, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और दोस्तों को भी पढ़ाओ अपने, जा कर देखो कॉन्सेप्ट कैसे कैसे हमने आज सीखे हैं। समझ गए बच्चों।